संबोधन है। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय ज्योत्सना महन जी, जिसके चुनाव प्रचार के लिए हम लोग आए वोट मांगने के लिए, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय दीपक बैद जी, मोहन मरकाम जी और सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे विधायक और पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे पत्रकार साथियों, आप सब प्रियंका जी को सुनने आए हैं। उसके बीच ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं, 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में आपको ध्यान रखना है, ये लड़ाई ज्योत्सना महंत की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है, ये लड़ाई हम पूरे भारतवासियों की है, क्योंकि आज संविधान खतरे में है। इसलिए सोच समझ के मतदान करना है। ये आम चुनाव नहीं बल्कि एक खास चुनाव है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सोनहत आता हूं, यहाँ के साथियों ने मुझे जिला मांगा था, मैंने आपको जिला दिया। आपने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, हमने विधानसभा सुसद पारित करके भेज दिया है, मेडिकल कॉलेज भी आपको मिलेगा। आदरणीय साथियों, राहुल जी ने किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपया क्विंटल धान, वो 5 साल हमने वादा निभाया, आपके ऋण माफी भी किया और 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी किया। महिलाएं जो घर की मुखिया बनी, उनके खाते में उनके हर महीने 35 किलो राशन और आदिवासी अंचल में चना भी देने का हम लोगों ने फैसला किया, वो 5 साल आपको मिला है। बिजली बिल हाफ योजना आपको मिला है और उसी के साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी आपको मिला है। 100 बिस्तर अस्पताल भी आपके इस लोकसभा क्षेत्र में मिला है। बहुत सारी चीजें हमने आपको दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से साए सब बंद कर रहे हैं। गोबर खरीदी बंद हो गया, साए हुआ ना, गौठान बंद हो गया, साए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, बिजली कटौती चल रही है, बिजली बिल बढ़ने वाला है और साथ मजदूरों को 7,000 रुपया देते थे, वो भी बंद हो गया। अब चावल 35 किलो नहीं मिलेगा, 5 किलो मिलेगा। चना मिलना बंद हो गया, नमक मिलना बंद हो गया।
अब तो किताब की कीमत भी बढ़ गई है। अब तो स्कूल में फीस भी बढ़ गया है। व्यापम और पीएससी में फीस बढ़ गया है। जमीन की रजिस्ट्री भी बढ़ गया है और शराब की कीमत भी बढ़ गई है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विष्णुदेव साय की सरकार में जो सुविधाएं मिली थी सब साय बंद कर रहा है। आदरणीय साथियों, न्याय के बारे में प्रियंका जी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल करते हैं, इतना पैसा आएगा कहां से? महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए इतना न्याय जो घोषणा पत्र है उसके बारे में कहते हैं। तो मैं एक ही बात चाहता हूं, ये सवाल 2018 पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में उठाते थे। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए इतना पैसा आएगा कहां? 2500 रुपया में धान खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां? 35 किलो राशन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? बिजली बिल हाफ योजना लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? लेकिन आप सब जानते हैं, कोरबा लोकसभा के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, कि 5 साल हमने वादा निभाया है। जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों और महिलाओं के लिए काम करती है, उसे ताकतवर बनाने के लिए काम करती है। तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी है, केवल जुमलेबाजी करते हैं और देश को लुटाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, वो आया नहीं। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी, वो मिला नहीं। और अब तो स्थिति ये है कि जो हमारे देश के संपदा है, खनिज है, उसे भी लुटाने में लगे हैं। 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। और आपके कोरबा लोकसभा के आपके जो कोयला खदान है, रायगढ़ के जो कोयला खदान है, अभी अडानी को बेच दिए हैं। समझ जाओ कोरबा वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये कोयला जिसमें आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके परिवार वहां मजदूरी करते हैं, आपका पूरा परिवार पलता है, ACCL का है, जो दशकों से आपके धरोहर रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अडानी के हाथ में सौंपने की शुरुआत कर दी है। यदि आपको रोकना है तो आप पंजे के निशान में बटन दबाकर ज्योत्सना भाभी को भारी बहुमत से जिताएं। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार जयकारा लगाएं। तो जब तक ये प्रियंका जी ना आ जाए मंच में, तब तक तालियां बजते रहने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आदरणीय प्रियंका जी से निवेदन करता हूं, ये छोटा सा शहर है श्रमिकों का, यहाँ पधारे। ये शहर सिकुड़ता जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से 12 कोयले की खदानें आज 3 में आ गई हैं और ये शहर सिकुड़ रहा है, हमारे श्रमिक सिकुड़ रहे हैं। मैं आदरणीय
निवेदन करूंगा कि यहाँ पधारें, क्योंकि महिलाएं यहाँ पास खड़ी हैं, इसलिए वो यहाँ से बात करना चाहती हैं। दिख रही हूँ? जय जोहार। आप सब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं ना? बहनें काफी समय से बैठी हैं, गर्मी भी है बहुत। धन्यवाद। श्री भूपेश बघेल जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री चरणदास महंत जी, श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, श्री दीपक बैद जी, श्री ताम्रध्वज स्वाहू जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, प्यारे कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनें, प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहुत गर्मी है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बातों को सुनने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भगवान जगन्नाथ जी की, सिद्ध बाबा जी की, मामा महामाया की, छत्तीसगढ़ में तारी जी की। यहाँ ये जो धरती है आपकी, ऊपर से मैं हेलीकॉप्टर से आई तो मुझे अच्छी तरह से पूरा इलाका दिख रहा था। कई जगह मैंने देखा कि काफी सूखी जमीन दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हरियाली है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है ये इलाका। पहाड़ है, नदी भी है, बहुत सुंदर इलाका है। और मैं जानती हूँ, मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन है हमारे, उन्होंने हमेशा प्रकृति का आदर किया है। और ये जो जमीन है, ये जो जंगल है, ये जो नदियां हैं, जानवर हैं, इनसे आपका एक अलग जुड़ाव होता है। इनका आप बहुत आदर करते हैं अपनी संस्कृति में। और आपकी जो संस्कृति है आपको सिखाती है कि सब आपस में जब फूले फलेंगे तभी इंसान आगे बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा। तो आप हमेशा, चाहे प्रकृति की कुछ भी चीज हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जैसे मैंने कहा जंगल जानवर हो, आप हमेशा उनका देखभाल करते हुए, सबको अच्छा रखते हुए ही अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात मुझे बचपन में ही इंदिरा जी ने सिखाई थी। जब वो आदिवासी क्षेत्र में जाती थी और उनके आदिवासी भाई बहन उनको कुछ देते थे, हमेशा अच्छी तरह से अपने घर में सजा के रखती थी। आज भी अगर उनके घर जाएं तो आपको उनके कमरे में वो चीजें दिखेंगी जो खास तौर से यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी कला और जो उनकी जो हस्तकला थी, वो चीजें आज भी उनके यहाँ, अगर जहाँ म्यूजियम बना है वहाँ पे आप जाएं तो आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ ये जो आपकी धरती है, यहाँ मजदूर यूनियन के जन्मदाता पंडित राम कुमार जी दुबे भी रहते थे। ये उनकी जन्मभूमि है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले विभूति भूषण लाहिड़ी जी का भी एक कर्मस्थली है। और भारत की अखंडता में प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री रतनलाल मालवीय जी, पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय जी और बाबूलाल
मंगल गुप्ता जी भी थे। ये आपके महापुरुष हैं, आपकी जमीन से उठे, लड़े इस देश के लिए, कोई आजादी के लिए, कोई शिक्षा दिलवाने के लिए, तो किसी ने कोई और अच्छा काम किया। सबने अपनी भूमिका निभाई हमारी इस धरती के लिए, आपके यहाँ इलाके के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए भी। ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर धरती है। आप मेहनती लोग हो। रास्ते में पायलट जी बता रहे थे कि यहाँ शुरू में हर प्रदेश से अलग अलग लोग यहाँ आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, और यहाँ पे जो खदानें हैं उनमें उनको रोजगार मिला, यहाँ पे बसे। तो कुछ आपके पूर्वज अलग अलग प्रदेशों के भी होंगे और कुछ आप लोग इस प्रदेश के भी हैं। सबने यहाँ इस इलाके के लिए, अपने प्रदेश, अपनी धरती के लिए पूरी तरह से मेहनत की, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। आपका जो छत्तीसगढ़िया सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है। और मेरे पहले बघेल जी बोले, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बघेल जी ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज्यादा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई, ये पहली बार पूरे देश भर में पहली। दिल्ली में भी सबने देखा सुना छत्तीसगढ़ के बारे में। मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते थे कि वहां पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब ये काम तेजी से आपके प्रदेश में होने लगा, तो जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग है। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ चिरमिरी में सबसे पुराना जो कोयला का खदान है यही है कि नहीं? 100 वर्ष पहले ये बनाया गया। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है वो उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया, ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए, और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। आपको बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई जाती हैं, खास तौर से जब भाजपा के बड़े बड़े नेता आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं कि देश में बहुत खुशहाली है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीजें गिनाते हैं कि बड़े बड़े इवेंट किए हैं, बड़े बड़े विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गहराई से बातें समझनी है, तो मेरा मतलब ये है कि ये जो
के सामने आते हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं भाजपा के नेता, खास तौर से मोदी जी, तो आपको गहराई से पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई ये आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आज के दिन, है कि नहीं? मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, है ना? आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बातें मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है। कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। आज यहाँ आप ही के इलाके में हालात क्या है? कई खदानें बंद हो गई हैं, हुए हैं कि नहीं? हुआ है ना? और कईयों का निजीकरण हो गया है। बघेल जी ने बोला बड़े बड़े खरबपति अडानी जी को दिए गए हैं, कांग्रेस के जरिए ये बनवाए गए। यहाँ पे कोरबा कोल फील्ड्स थी, सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए, लेकिन मोदी जी ने लगभग सब कुछ आस्ते आस्ते अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारी सड़कें, बिजली, पावर, ये सारी चीजें अब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी हैं। ये सब चीजें बहनों और भाइयों, ये सब संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति मोदी जी की नहीं है, ये संपत्ति किसी नेता की नहीं है, ये देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति आप अपने आंखों के सामने आपने देखा। जब देश की संपत्ति थी तो रोजगार मिलते थे इन खदानों में और सुरक्षा भी मिलती थी रोजगार की। आज सरकारी नहीं रहे तो बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि आपका वेतन क्या है, बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि इसको बंद करना है, चलाना है, बड़े बड़े सेठ सारे निर्णय लेंगे। तो जो आपको पहले एक रोजगार की सुरक्षा मिलती थी वो नहीं रही। आज श्रमिकों को ठेकेदारी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आपको ठेके पे नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। मजदूरी कम मिल जाती है, मेहनत करते हैं आप, घर जाते हैं थके हुए, गर्मी में, इतनी गर्मी में, धूल में, खदानों के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती। कई लोगों की जमीनें खदानों के लिए ली गई, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, पुनर्वास नहीं किया गया, रोजगार नहीं दिया गया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि आपकी जमीन हम ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। आपका हक बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया गया है। इस जमीन पे, इन खदानों पे, इस जंगल पे, नदियों पे आपका हक है। वो हक आपको संविधान ने दिया। उस हक को मजबूत इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया और उसके बाद कांग्रेस की हर सरकार ने किया। जो आपकी जरूरतें हैं उनके लिए काम किया। आज परिस्थिति ये है कि एक भी ट्रेन, शायद एक ही ट्रेन आ रही है यहाँ। मैं ऊपर से देख रही थी कि दूर दराज इलाका है, यहाँ लोग
गाड़ी से पहुंचते हैं। मैं यहाँ आई, पूछा तो कहा कि एक ही ट्रेन है दीदी, हवाई अड्डा दूर है, 40 मिनट तो मुझे लगे हेलीकॉप्टर से आने में। तो आप जब गाड़ी से जाते होंगे या आप ट्रेन से जाते हैं तो कितना समय लगता होगा? किसी ने आपको सुविधा दी नहीं, पूछा नहीं। तो जब मैंने आपसे बात की कि किस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, भाजपा में पूरी तरह से दो तरह के नेता हैं। एक जो सबसे भ्रष्ट नेता है, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने अपनी पार्टी में डाल रखा है। जो दूसरी पार्टियों में भ्रष्ट थे, पहले उनके खिलाफ आरोप लगाए, उन पे छापे मारे, उन पे दबाव डाला, उनको ले लिया अपने पार्टी में, और जब उनकी पार्टी में आ गए तो साफ हो गए, पाक हो गए। तो उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं, कोई केस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सब चुपचाप से बंद किया गया। तो एक तरह का नेता है जो एकदम भ्रष्ट है, और दूसरे तरह का नेता जो सारी हवा की बातें करता है, जो आपकी बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी से लेकर जो छोटा से छोटा उम्मीदवार है, इनकी पार्टी में जब आपके सामने भाषण देने आएंगे तो आपके बारे में नहीं बात करेंगे, महंगाई के बारे में नहीं करेंगे, जो आप हर रोज जो आपकी समस्याएं हैं, जिनसे आप लड़ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, वो बातें नहीं उठेंगी। तो ये दो तरह के नेता हैं जो भाजपा में आगे बढ़ाए जाते हैं। हम कांग्रेस पार्टी में हमारा प्रयास होता है कि जिन नेताओं को हम आगे बढ़ाएं, वो सबसे पहले जनता के लिए काम करके दिखाएं। जनता के प्रति उनका समर्पण क्या है, उनकी श्रद्धा क्या है, क्या वो नेता समझ रहा है कि जनता ही सर्वोपरि है, कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में संविधान ने जनता को सबसे बड़ी शक्ति दी है, नेता को बदल डालने वाली शक्ति। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जो भी नेता हो, सबसे पहले इस बात को गंभीरता से समझे, क्योंकि जब इस बात को समझता है तब दिन रात एक करके आपके लिए काम करता है। वो मिसाल आपने अपने प्रदेश में देखा जब हमारी सरकार रही। मेरी आदिवासी भाई बहन हैं, हमने पूरा प्रयास किया कि हम आपके लिए सब कुछ जितना भी कर सकते हैं हम करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने गौठानों को भी मजबूत बनाने की कोशिश की, आपके अधिकारों को मजबूत बनाने की कोशिश की, आपको पट्टे दिलवाने की कोशिश की। ये सब भाजपा की सरकार नहीं करती। इन चीजों पे, इन सब कामों पे रोक लगाती है। आज श्रमिकों का शोषण होता है, जैसे मैंने कहा, पता नहीं चलता कितना वेतन कौन देना चाहता है, वो दे देता है। हम अपनी पार्टी में ये प्रयास करना चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। बघेल जी ने न्याय की बात की। हमने जो घोषणा पत्र निकाला है इस चुनाव में, उसका आधार यही है कि जो नेता है सब आपके प्रति समर्पित रहे, और जो सरकारें रहे वो भी आपके प्रति समर्पित रहे और आपके लिए आपकी सेवा करें। उस पत्र को हमने घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र का नाम दिया। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों
और उनको काम नहीं करना पड़ेगा। बघेल जी एक बार यूपी में आए जब मैं वहाँ काम कर रही थी, और मैंने कहा बघेल जी आप कुछ व्यापारियों से मिल लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए, उनसे पूछिए उनकी समस्याएं क्या है। तो 1 घंटे बैठे व्यापारियों के साथ, और उसके बाद जब मैं मिली मैंने पूछा कैसी रही आपकी मीटिंग, तो कहने लगे मीटिंग तो बहुत अच्छी थी दीदी, लेकिन एक बात से मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने कहा क्या बात थी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ यूपी में जो व्यापारी हैं वो मुझसे सवाल पूछने के लिए झिझक रहे थे, और जब मैं जवाब दे रहा था कठिन सवालों का, और जब मैं कह रहा था कि पूछो, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, मैं बताता हूँ हम क्या करना चाहते हैं, तो वो थोड़े से घबराए हुए लगे। बाद में उन्होंने सबने कहा कि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री जी से सवाल कर सके। तो उस समय बघेल जी और मेरी चर्चा हो रही थी कि क्यों है ऐसा, और उन्होंने मुझे बताया क्योंकि देखिए दीदी, जो चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, जो चर्चा हो रही है वो धर्म की चर्चा हो रही है, वो जाति की चर्चा हो रही है। तो नेता समझ गया है कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, चुनाव आएगा धर्म की बात उठाएगा, जाति की बात उठाएगा, वोट पड़ जाएगा उसे, कोई काम के बारे में तो पूछेगा ही नहीं, काम के बारे में जो पूछता है उसको दबाया जाता है। तो मैंने जब इस बात के बारे में गंभीरता से सोचा तो मुझे लगा कि बघेल जी की ये बात बिल्कुल सही है कि जो जवाबदेही होती थी पहले, इंदिरा जी को मैंने देखा, राजीव जी को देखा, एक जमाने में राजीव जी के साथ जब गांव जाती थी डांट पड़ती थी उन्हें गांव वालों से, उन्हीं के जो संसदीय क्षेत्र में अमेठी में डांट देते थे कि भाई राजीव भैया आपने हमारी सड़क नहीं बनाई, आओ चाय पियो बैठो हमारे साथ, लेकिन वोट हम तभी देंगे जब सड़क बनेगी। जागरूकता बहुत थी, प्रधानमंत्री से सवाल उठा सकते थे कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई। आज वो जागरूकता जो है कम हो गई है। आज आपके सामने नेता आते हैं, आपको उकसा देते हैं, धर्म की बातें कर लेंगे, कह देंगे कि आपका धर्म संकट में है या फिर आपकी परंपराएं सुरक्षित नहीं है, और उसी के आधार पर फिर आपका वोट ले लेंगे। तो फिर नेता को लगने लगा है कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपको सड़क मिले, पाठशाला मिले, सही वेतन मिले, रोजगार मिले, उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो जानता है वोट तो उसको मिलना ही है, उसको बस धर्म का नाम लेना है। तो ये जो सिलसिला है ये आपकी जागरूकता से ही खत्म होगा। और आपकी जागरूकता कब आएगी? जब आप समझेंगे कि जो संविधान है हमारा, उसने आप ही क्यों शक्ति दी है। जिस आंदोलन में हम सब आजाद, ये देश आजाद हुआ, उस आंदोलन में जो बड़े बड़े नेता लड़े, किस लिए लड़े? आपको मालूम होगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी नेता थे बड़े बड़े, पंडित नेहरू हो, गांधी जी हो, उन अपनी सारी धन दौलत उन्होंने आंदोलन को दी। वो शोहरत के लिए, शान के लिए, सत्ता के लिए थोड़ी लड़े, वो तो इसलिए लड़े ताकि आपको अपने अधिकार मिले। उनके खून पसीने से हमारा देश बना, आजाद हुआ। आजादी का मतलब ये था
कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप अपनी सुविधाओं की मांग उठाएं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप आंदोलन करें, आप सवाल उठाएं, आप नेताओं को पटरी पे लाएं, आप दिखाएं नेताओं को कि भाई तुम भटक रहे हो, गलत काम कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, वापस आओ, मेरे सवालों का जवाब दो। यही अधिकार संविधान ने आपको दिया और इसके लिए लड़े हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज लड़े, बड़े बड़े आदिवासी नेता लड़े। तो आज अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो फिर उस लड़ाई का फायदा क्या था? इतने संघर्ष का फायदा क्या था? इतने आंदोलन का फायदा क्या था कि 70 साल बाद जनता आंखें मूंद ले, कोई कुछ भी कह दे आप मान लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे आपका आंदोलन स्थल था, हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन था। क्या हुआ उस आंदोलन स्थल को? क्या हुआ? आग लगाई गई। हमारे देश की परंपरा क्या है? हमारा देश आंदोलन से ही बना और पूरी दुनिया में सबसे महान आंदोलन था। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा नहीं थी। बाकी दुनिया में जब देश आजाद हुए, लड़ाई से हुए, जंग से हुए, खून बहा। हमारे देश में जब हमें आजादी मिली तो अहिंसा से मिली। इतना बड़ा आंदोलन था। हमारे देश का पूरा आधार ही आंदोलन है और आज आपके आंदोलन स्थल को जलाया जा रहा है। आपके पेड़ काटे जा रहे हैं। 15,000 पेड़ काटे गए हैं। पेड़ काटे गए हैं, इसलिए हाथियों से ज्यादा हमला भी हो रहा है आप पे। आपका पर्यावरण बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे जो बड़ा उद्योगपति आना चाहे, उसको चाहे जमीन चाहिए, उसको खदान चाहिए, जो चाहिए मिलता है, आपको नहीं मिल रहा है। हमने जो न्याय पत्र में आपके लिए जो कुछ चीजें लिखी हैं, आपको सुननी चाहिए। ध्यान से सुनिए। जांच से स्वास्थ्य के लिए, जांच से इलाज तक, आपकी पूरी सेहत की देखभाल की जो सुविधाएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेंगी। 25 लाख रुपए तक। जो न्यूनतम मजदूरी है 400 रुपए होगी। और जो शहरी क्षेत्र है, आपको मालूम होगा मनरेगा में 100 दिन की नौकरी की रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने दी थी। मालूम है आपको? गांव में होता था मनरेगा, अभी भी है। मोदी जी उसको बंद करना चाह रहे थे, फिर उनको लगा कि बंद करने से नुकसान होगा तो उन्होंने उसको चलने दिया, लेकिन उसको धीमा कर दिया है। जितना पैसा उसमें मनरेगा में कांग्रेस की सरकारें डालती थी उतना नहीं डालते ये। इसी तरह से जैसे मनरेगा गांव में आपको दिया, हम आपको शहरों में यही देना चाहते हैं कि 100 दिन का जो रोजगार है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटी है। वन अधिकार के अधिनियम को हम लागू करना चाहते हैं, ये हमारी गारंटी है। एक स्पेशल बजट और स्पेशल प्लान, मतलब खास बजट की खास पैसे अलग होंगे आपके लिए कि आपके लिए उससे क्या क्या काम हो सके। भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसमें जो संशोधन किए इन लोगों ने, जिससे अधिकार आपके कमजोर हो रहे हैं, उन संशोधनों को हम हटाएंगे। राज्य में पेशा के अनुसार कानून बनेगा और जहां जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है उन पूरे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
उन पे आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, एमएसपी मिलेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। आज देश में 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये बात मोदी जी कभी नहीं बताएंगे आपको, भाजपा के नेता कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे कि आज इस देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, कि 30 लाख पद खाली पड़े हैं। बहनों, ये पद पड़े हैं, लोगों को दे सकते हैं। ये नौजवान जो खाली खड़े हैं, इनको ये पद मिल सकते हैं। 5 सालों से मोदी जी ने दिए नहीं है, खाली रखे हैं। और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जहां से रोजगार मिलता था, चाहे खेती हो, चाहे बड़े बड़े कारोबार हो, चाहे खदान हो, वो सब लगभग वहां से कमाई इन्होंने कम कर ली है जनता के लिए। अब अगर कमा रहा है तो बड़ा खरबपति कमा रहा है, खेती है तो कोल्ड स्टोरेज खरबपति को दे दिया है, खदान है तो खदान पकड़ा दिया है उसको, दूसरी कोई इंडस्ट्री का सेक्टर है वो भी उनको पकड़ा दिया है। तो जो आम आदमी है, जो जनता है, किसान है, गरीब है, वो कमा नहीं पा रहा है। आज खेती में आप कितना भी काम कर लें, पूरी नहीं हो रही है आपकी कमाई, क्योंकि जो खेती का सामान है उस सब सामानों पे जीएसटी डाल रखा है, सारा महंगा हो गया है। जब तक आप वो सामान खरीदे, खाद मिले आपको, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, तो हर जगह महंगाई है। तो आप जब तक वो सब खरीदें और अपनी कमाई करें, कुछ बचता नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, त्योहार होता है, कुछ लिपाई पुताई करनी है घर में, कोई बीमार पड़ता है, इलाज करना है, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत संकट हो गया है। महंगाई तो आप पूछिए ही मत। आप जानती हैं, दाल, सब्जी, मिट्टी का तेल सस्ता क्या रहा? कुछ नहीं रहा। जो छोटी मोटी आपकी बचत होती थी, जो आप रख लेती थी कि चलो त्योहार आएगा कुछ खरीद लूंगी, वो भी नहीं छोड़ी। हर स्तर पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आप यहाँ बैठिए मेरी बहनें, संस्कार आप ही परिवार को देती हैं, बच्चों को आप बड़ा करती हैं। जब तक सब सो नहीं जाते घर पे, तब तक आप सोती नहीं है। मैं जानती हूँ ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम दूसरे परिवारों में भी, बड़े परिवारों में भी, जिनके पास शायद कम है, जिनके पास ज्यादा हो, सब परिवारों में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं में महिला सबसे ज्यादा काम करती है। महिला बाहर काम करती है तो घर पे जाके देखेगी कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं। अब मैं यहाँ हूँ, भाषण दे रही हूँ, घर जाऊंगी, पहले बच्चों को पूछूंगी कि क्या खाया, पढ़ाई की, बच्चा बेटा काम कर रहा है, काम कैसा था तुम्हारा। जब तक सब सो जाएंगे तब तक नहीं सोएंगे। हर महिला का यही जीवन होता है, संघर्ष का जीवन होता है। अत्याचार भी सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ भी होता है, और हम संघर्ष करती हैं। हमेशा हम प्रयास करते हैं कि पहले सब खुश रहें, उसके बाद फिर हम अपनी खुशी देखते हैं। सच बात है कि नहीं, है ना? जहां परिवार को जरूरत होती है, जहां परिवार को जरूरत होती है, हम हमेशा परिवार के संघर्ष में शामिल होते हैं, खड़े होते हैं परिवार के लिए।
और बच्चों की परवरिश की बात जब मैं करती हूँ तो ये सिर्फ आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हैं, ये आप देश की नई पीढ़ी बना रहे हैं, देश की नई पीढ़ी की परवरिश कर रहे हैं। तो आपका ना देश के निर्माण में बहुत योगदान है, लेकिन आपको पूछने वाला कौन है? सारे नेता मंच पे आके कहते हैं महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, माले पहनवाते हैं खुद को महिलाओं से कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, फिर पता चलता है वो आरक्षण 10 सालों के लिए नहीं लागू होगा। महिलाओं पे अत्याचार होता है। हाथरस में एक नौजवान महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार दिया। मोदी जी और उनकी सरकार ने क्या किया? पलक नहीं झपकाई। उन नाव में यही हुआ। मैं गई थी उस महिला के घर, मैं आपको बता नहीं सकती बहने क्या सुना मैंने उस घर में। उसकी भाभी थी, क्या क्या बताया उसकी भाभी, कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ा हुआ था जिसने अत्याचार किया। कुछ नहीं छोड़ा उस घर में। उसके पिताजी को पीटा, उसके भाइयों को पीटा, उसकी भाभी को धमकाया, 9 साल की भाभी की बेटी को धमकाया कि तुम पाठशाला मत आओ, तुमको भी दिखाएंगे। उस महिला को जला दिया, उसके पिताजी के खेत भी जला डाले। कोई ऐसा अत्याचार नहीं बचा जो नहीं किया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला उसके पक्ष में। जहां जहां अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है उसे बचा रहे हैं। ओलंपिक की मेडल लाई, संघर्ष करके हमारी बहनें, बच्ची हैं 20-22 साल की, रोज सुबह कुश्ती लड़ने के लिए गांव से जाती हैं ट्रेनिंग के लिए, 6-6 बजे उठ के इतना संघर्ष किया, ओलंपिक के मेडल लाए। जब मेडल लाए, मोदी जी ने चाय पिलाई, घर बुलाया, फोटो खिंचाई अपने साथ, सारे अखबारों ने लिखा कि भाई मोदी जी की सरकार है, देखो इसलिए महिलाएं मेडल जीत रही हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी, उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ आपके एक नेता ने, भाजपा के नेता ने अत्याचार किया है, मोदी जी मेरे सम्मान को बचाओ, मुझे मदद करो। तो मोदी जी के घर के 2-3 किलोमीटर दूर बैठी थी वो महिला। मैं उससे मिलने गई, मैंने कहा क्या बेटा क्या हुआ? कहती है मुझे सिर्फ न्याय चाहिए दीदी, मैं इतना लड़ी हूं देश के लिए, मैंने देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़ाया है और आज मेरी सुनवाई नहीं है। मैंने सोचा था, उसने मुझे ये बात बोली कि मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल लाई, कि मैं अगर सड़क पे आऊंगी अपनी बहनों की मदद के लिए तो मोदी जी मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि जब मैं मेडल लाई थी तो मुझे घर बुलाया था। उसने मुझे बोला, वो इतनी मायूस थी, दुखी थी कि उस समय जब वो संकट में है, देश के लिए उसने इतना किया, लेकिन देश उसकी बात नहीं सुन रहा है, सरकार उसकी बात नहीं सुन रहा है। प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि वो उसके पास आए या उसको घर बुलाए और बात सुन ले। उसके बजाय पूरी सरकार उस शख्स को बचाने में लगी थी जिसने वो अत्याचार किया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनकी मदद हो रही थी उससे। तो आप सोचिए, ये परिस्थितियां हैं बहनें, आप सब कुछ संभाल रही हो, लेकिन आपके लिए न सुनवाई है सरकार में और न कोई स्कीम है। जब आपको कुछ देने की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? लो 5 किलो राशन, है कि नहीं?
कल मैं असम में थी, वहां कह रहे कि लो 1200 रुपए दे देंगे तुमको। उनसे पूछिए ना 1200 रुपए से आज क्या खरीद पाएंगे? एक सिलेंडर नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन ठीक है, अच्छा है, ले लो, लेकिन इससे क्या आपका नौजवान बच्चा अपना भविष्य बना पाएगा? मेरे भाई खड़े हो, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये लो रोजगार और ये लो 5 किलो बोरा राशन, कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? क्यों? क्योंकि रोजगार तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। रोजगार तुम्हें शक्ति देगा। रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा। और 5 किलो राशन क्या देगा? बताओ क्या देगा? जब वो 5 किलो राशन खत्म होगा, फिर से तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से। फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी। उस 5 किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान है इनका। और इसी के बल पर, एक धर्म के नाम पर, दूसरा 5 किलो राशन के बल पर, ये बार बार आपसे वोट मांग रहे हैं। जागरूक बन जाओ, जाग जाओ, इनको बोलो रोजगार दे तुम्हें। ये 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं, इनको भर के दिखाएं। मोदी जी सामने आते हैं, पूछो इनसे, मोदी जी आप 70 साल की रट लगाए रखे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पूछो इनसे, बताओ इनको, कांग्रेस ने एक खदान बनाया, कांग्रेस ने आपको रोजगार दिलवाया, कांग्रेस ने आपको सम्मान दिया, कांग्रेस ने आपके समाज को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने खरब में पति मित्र को दे दिया। इन्होंने आपसे रोजगार छीना, आपसे जमीन छीनी, आपसे जो आप खा रहे हैं, आपके पेट में जो खाना जा रहा है वो छीना है। जागरूक बन जाओ, क्योंकि जब जागरूक नहीं होगे तो सिर्फ आपका भविष्य नहीं, पूरे देश का भविष्य संकट में आएगा। आज आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, आगे क्या करेंगे? अगर रोजगार बनाने के माध्यम और साधन ही सारे बंद कर दिए इन्होंने। हमारे न्याय पत्र में लिखा है कि महिलाओं के लिए 1200 रुपए नहीं, 8,500 रुपए हर महीने हम दिलवाएंगे। जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में जाएगा। 1 लाख रुपए सालाना बनता है ये। मैंने आपसे कहा 25 लाख तक आपका इलाज फ्री होगा। और सरकारी नौकरियों में मेरी बहनों को 50% आरक्षण इसलिए मिलेगा ताकि मेरी बहनें अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मितानिन जो बहनें हैं, आप सबके वेतन में केंद्र सरकार से योगदान होता है, उसको हम 2 गुना करेंगे ताकि आपके वेतन बढ़े। तो सिर्फ ये आग्रह है आपसे कि आप जो देश की परिस्थितियां हैं वो समझ जाएं। देश की परिस्थितियां आज ये है कि आज आपके जो मुख्यमंत्री थे बघेल जी, इन पे इतना हमला क्यों हुआ? मैंने आपसे बताया, क्योंकि आपके स्वाभिमान की बात की। इनको अच्छा नहीं लगा कि कहीं पे एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं अपने प्रदेश के लिए, जो लड़ लेते हैं अपने
केस, भ्रष्टाचार के आरोप, इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दो मुख्यमंत्री चुनाव के समय जेल में डाल दिए गए। उनमें से एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी। और देखिए क्या है आपका समाज, उनको जेल में डाला, उनकी बीवी खड़ी हो गई, शान से भाषण देती है, शान से प्रचार कर रही है, कह रही है मेरे पति अगर जेल में है कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी उनकी लड़ाई। ये है आदिवासी समाज की शान। और कितने सुंदर भाषण देती है, बहुत सक्षम महिला है और हम चाहते हैं कि आप सब उनकी तरह सक्षम बने। विपक्ष पर हमला हो रहा है, एक तरफ विपक्ष को कहा जा रहा है भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। मोदी जी तो शायद इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होके कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते। ईमानदारी से आपको ये नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए। ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से ये नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया, और जो सेना में भर्ती है उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाए। ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकते आपके सामने, सच्चाई आपसे कभी नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए। सुन लीजिए क्या थी वो स्कीम, कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दल को, जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसका मतलब है जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि अडानी ने कितने हजार करोड़ दिए हैं या किसी और ने कितने हजार करोड़ दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा और न्यायाधीशों ने ये कहा कि ये पारदर्शी होना चाहिए, तब अचानक मोदी जी, अमित शाह जी सब इंटरव्यू देने लग गए कि भाई हमने बड़ी पारदर्शी स्कीम बनाई, देख लो पहली बार पूरे देश में लिस्ट निकल आई है। अरे आपने थोड़ी निकाली लिस्ट, ये तो कोर्ट के ऑर्डर पे आपसे निकलवाई गई है लिस्ट, आपने तो इसको गुप्त रखा था। और सुनिए क्या गुप्त रखा था, गुप्त ये रखा था कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों से लिए तो हैं, लेकिन ऐसी कंपनियों से लिया है जिन पे पहले इन्होंने छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। या फिर ठंडे बस्ते में गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग उसमें गिर के बह गए पानी में, याद है आपको? उस पुल को बनाने वालों से चंदा लिया। वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय, लगी, टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको? यो टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना? मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो सर्टिफिकेट
से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। किसी को पता नहीं चला कि क्यों गिर के मर रहे हैं। कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, भगवान ना करे कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है या फिर कोई खेती में काम कर रहा है। कई ऐसे लोग शहरों में जिम कर रहे थे, नौजवान अच्छी सेहत के 30-40 साल की उम्र, गिर के मर गए। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, आज उस कंपनी ने कह दिया कि हाँ ऐसा है कि कुछ 1-2% लोगों को ऐसा हो सकता है। तो आप सोचिए, इन सब से चंदा लिया, बाकायदा चंदा गुप्त लेने की स्कीम बना दी और अपने आप को ईमानदार कहते हैं। भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं, धो देते हैं, जैसे रिन वाले साबुन से धुलाई होती है ना, चमका देते हैं उनको। काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आपके पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है। तो ये सच्चाइयां नहीं कहेंगे आपके सामने, तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं, बताओ। हाँ? देखो बहने, घर में शादी होने वाली होती है ना, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो। लड़की की शादी हो रही होती तो मैं सबसे पहले क्या देखती कि लड़के की नियत क्या है ना। ठीक है, काम करता है, मेहनती है, ये सब ठीक है, लेकिन नियत क्या है। नियत सही नहीं है तो शादी नहीं होगी, सही बात। तो नेताओं में नियत क्यों नहीं ढूंढते। समझदार हो इतने, जो नेता बार बार आपके सामने आके कुछ इधर उधर की बातें करके चले जाता है, चुनाव के बाद मुंह नहीं दिखाता, चुनाव के बाद ना आपकी टूटी से पानी आ रहा है, ना आपकी सड़क बन रही है, ना आपका बच्चा पाठशाला जा पा रहा है, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो उसकी नियत पे सवाल क्यों नहीं उठाते। नियत पे सवाल उठाओ और अपना जो जीवन है ना उसके अनुभव पर उतरो। किसी की बातों में मत पड़ो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको लगेगा ठीक है अच्छी बात बोली इसने, कोई और आ जाएगा, फिर आपको उसकी बात अच्छी लग जाएगी। तो अब बीच में आप अटके हुए हो, तो क्या करना है। अपने जीवन के अनुभव को देखो। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है। आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं।
मैं जानती हूँ आपके यहाँ बघेल जी ने बताया मुझे कौन सा पाठशाला, आत्मानंद पाठशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा। भाजपा की सरकार आई, अब फीस भरनी पड़ रही है। तो ये किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। आपको एक ही रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। कोई बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था, ये जनता का अनुभव है। तो आपका जो अनुभव है ना, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। संविधान जो है इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरूक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए। आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं? संविधान को बदल डालेंगे। खुद तो नहीं कह रहे, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे। अब जब ये बात कुछ समुदायों में फैली, जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको बहुत शक्ति, आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है। छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनका सिलसिला होता है। बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है, पहले ही ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकार रहे थे। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति दे रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों को, ये सब आपको कमजोर करने का काम है। तो एकदम जागरूकता से और गंभीरता से इनकी बातें और इनकी नेताओं की बातें सुन लो और इनको समझो कि इसके पीछे नियत सही नहीं है। और नियत सही नहीं है तो किसी को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए। सत्ता हमेशा उसी को देनी चाहिए जिसकी नीयत सही हो। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं समझा रही हूं आपको, ये बहुत पुराना विवेक है हमारे देश का। जब राजाओं महाराजाओं की का समय था तब की बात है। राजा कौन सा जाना जाता है? आज भी अगर हम याद करते हैं किसी राजा को कि ठीक है अच्छा था, तो इसीलिए तो जानते हैं कि उसने प्रजा के लिए काम किया, उसने सबसे पहले आपकी जरूरतों को रखा, तभी वो अच्छा माना जाता था। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वही सरकार अच्छी जो समझे कि जनता सर्वोपरि है।
और वैसी सरकार हम आपको देना चाहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने दी, उनके बाद तमाम नेताओं ने दी। मुझे याद है मेरे पिताजी काम करते थे 4:30 बजे तक सुबह, और कभी कभी मैं देखती थी कि घर आए हैं, नहा के कुछ खा के फिर से निकल गए 6 बजे। क्यों? अपना जीवन क्यों दिया इस देश के लिए? इन सब नेताओं ने, सिर्फ मेरे परिवार ने नहीं, जिस नेता की नीयत अच्छी थी, क्यों? इस देश को मजबूत बनाने के लिए। जिस तरह से आप खेती करते हैं, आप किसानी करते हैं अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आप देश के अन्नदाता भी हैं, देश को भी मजबूत बनाते हैं। उस तरह से मेरी बहनें, जैसे मैंने कहा, परवरिश करती हो बच्चों की, तो नई पीढ़ी की परवरिश कर रही हो, देश के भविष्य के निर्माता हो। जो मजदूरी करता है, देश के लिए भी इमारत बना रहा है। सबका देश में योगदान है, सबका देश है, सबकी धरती है, सबका पसीना है इसमें, सबका खून है इसमें। इसीलिए चुनाव के समय एकदम गंभीरता से अपने वोट को समझो। जो आपके लिए काम करेगा, जिसने काम करके दिखाया है, जो आपके जीवन के अनुभव में दिख रहा है काम, टीवी पे नहीं, जो तरक्की आपके जीवन में दिख रही है, उसके आधार पर अपना वोट डालो। यहाँ हमने कोरबा के लिए भी कुछ चीजें सोची हैं। हमने सोचा है कि सर्वे कराकर नए कोयला जो है उसके लिए एक आधारित उद्योग खुलवाएंगे। आपने जो कास्ट माइनिंग से जो आपकी जमीनें बर्बाद हुई हैं, उनको समतल कराया जाएगा ताकि वहां आपकी आबादी बस पाए। यहाँ चिरमिनी में ट्रेन सेवा हम शुरू करना चाहते हैं, ठीक ढंग की, कि अगली बार मैं यहाँ आऊं तो आपके पास में किसी दूसरे माध्यम से भी पहुंच पाऊं। और ये जो सब दूर दराज इलाके हैं, आपके सारे जुड़ जाएं। किसी को मिलने जाना हो, रिश्तेदारों को कहीं और रह रहे, आप जा पाए सुविधा से। बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मुआवजा हम आपको देना चाहते हैं जब आपकी जमीनें ली जाती हैं। कांग्रेस की जो गारंटीज हैं, जो हम इस चुनाव में आपको देना चाहते हैं, उनको आप ठीक ढंग से समझिए। जो 30 लाख पद मोदी जी ने खाली रखे हैं, उनको हम भरना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। जो स्नातक पास होता है, उसको 1 लाख की हम अप्रेंटिसशिप दिलवाना चाहते हैं। मतलब आपने पढ़ाई की, माँ बाप ने मेहनत से पढ़ाया, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हर नौजवान को एक ऐसी अप्रेंटिसशिप मिले जैसे जो अमीर लोगों के बच्चों को मिलती है, कि जब पक्के रोजगार से पहले एक नौकरी मिल जाती है, उसमें थोड़ा सीख भी लेता है और कमा भी लेता है, तो उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये सुविधा हो और ऐसे ही नौजवान 1 लाख रुपए सालाना कमा पाए। एमएसपी जो है, जो किसानों को मिलनी चाहिए, मैंने पहले आपसे कहा कि जो आपके जो मूल खेती है उसके लिए भी हम ये सुविधा कराएंगे, लेकिन हम कानून बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही है। ये आप
किसानों का। खेती के सारे सामानों पे जिस पे आप जीएसटी दे रहे हो, इन सब सामानों को हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपके फसल का नुकसान होता है, 30 दिनों में भुगतान आपको हम देना चाहते हैं। और माफ करिए, शायद मैंने पहले कहा, लेकिन 4 गुना भुगतान है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो मिले। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी यहाँ पे 400, पूरे देश में 400 रुपए की होगी। इसका मतलब है कि कोई ठेकेदारी पे भी आपको अगर नौकरी दे तो कम से कम उसे 400 रुपए की दिहाड़ी आपको देनी ही पड़ेगी। तो ये सब हमारी आपके लिए गारंटी है। अब आपने खुद अपने अनुभव से देखा कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जितनी हमने गारंटी आपको दी थी, चाहे किसानों के कर्ज माफ करने की, चाहे हमने आपको 35 किलो राशन दिया, ये सब हमने आपको करके दिखाया। तो अब जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, अपने ही विवेक से, अपनी ही समझदारी से आप हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे, तो आप अपनी ही तरक्की कराएंगे और अपना ही भविष्य उज्जवल करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये सारी गारंटी अगर आप अपने जीवन में उतरते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। मुझे यकीन है कि जब आप सारे नेताओं के भाषण सुनेंगे और ध्यान से, बारीकी से उनकी बातों को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी नीयत ठीक है और किसकी नीयत गलत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। हो सकता है कुछ बातें छूटी भी होंगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद। आप सबने एक भारत की बेटी की आवाज सुनी है। आप सबने अपनी बेटी की आवाज सुनी है। आप सबने अपनी बहन की आवाज सुनी है। आप सबने एक माँ की आवाज सुनी है। और इस आवाज को सुनाने के लिए मैं आदरणीय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार आपके परिवार से कोई यहाँ आया, इस गरीब गांव में, सिकुड़ते हुए शहर में, श्रमिकों के बीच, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नजीर भाई से चाहूँगा कि वो आए और हम सबका, इन साथियों का आभार व्यक्त करें। नजीर भाई। आप लोगों को कितना हर्ष हो रहा होगा कि आज चिरमिरी के इस पावन धरा में आप लोगों के बीच के, हम लोग के देश की, मतलब तीसरी पीढ़ी की हमारी प्रियंका गांधी जी को देख करके हमारे जनता इतना उत्साहित है। और इस बीच में आए हुए हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी और सारा मंत्रिमंडल और चरण भैया, भाभी ज्योत्सना जी को अच्छे मतों से आप लोग जिताएंगे।